खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान हम दोहरे संकट से गुजर रहे हैं। एक तरफ वायरस से जान बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था, रोजी रोटी, उद्योग, बिजनेस और ट्रेड को बचाने की चुनौती। वैश्विक संकट के इस काल में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात पर जोर दिया। आज राजनीति नहीं, देश को बचाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। वायरस से जो डर पैदा हुआ है, जो नकारात्मकता फैली है, उसमें सकारात्मक माहौल बनाने के लिए ये तू मैमे का वक्त नहीं है। देश का हर जिम्मेदार व्यक्ति जो सुझाव दे रहा है, अगर वो कोरोना के खिलाफ जंग में मददगार है, तो उस पर सरकार हो या फिर विपक्ष, सबको मिलकर अमल करना होगा। आज अहम किसी पार्टी का या फिर विचारधारा का ईगो नहीं है। देश में समाज है, उसमें रहने वाले गरीब और मजलूम लोग हैं। कोरोना काल में पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था फिर कैसे दौड़ेगी? मजदूरों की समस्या कितनी गंभीर है? क्या इस विकट समय में सरकार समय तो नहीं गंवा रही है? लॉकडाउन के बाद सरकार की क्या रणनीति है? आखिर 17 मई के बाद क्या होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं। बहुत स्वागत है ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक रंजन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा एडिटर इन चीफ वासन मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। वासन जी का सबसे पहले रुक करते हैं। वासन जी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जितनी भी बातों को अगर सुना जाए तो ये बात तो है कि अब हमें 17 तारीख तक तो ठीक है, अब जो है लॉकडाउन, लेकिन उसके आगे के लिए अब सोचना होगा और सबको साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर काम करना होगा। देखिए, राहुल गांधी ने जो आज बातचीत की है उसके 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिनकी तरफ अभी हम लोग अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे थे। राहुल गांधी की सारी जो बातचीत का लबुलुआब था या जो एम्फेसिस थी, वह इस बात पर थी कि सत्ता का या एडमिनिस्ट्रेशन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए, आर्थिक महामारी से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेके सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए, कोई अपनी रणनीति बनाए और जिसको कि पूरे देश में लागू किया जाए। अभी तक देखने को ये मिल रहा है कि जितनी पॉलिसीज बन रही हैं, चाहे रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के निर्धारण का सवाल हो या लॉकडाउन का सवाल हो, सारी की सारी चीज़ें केंद्र से तय हो रही हैं और दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी नीतियों को बनाते हैं और फिर राज्यों को और जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसको लागू किया जाए। नतीजा ये हो रहा है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी कुछ और उसको देख रहे हैं, इसलिए क्लैश है। क्लैश इस बात का नहीं है कि कोरोना महामारी से लड़ने में कोई अलग अलग राय है। क्लैश इस बात का है कि इम्प्लीमेंटेशन को लेके, ग्रे एरिया के आइडेंटिफिकेशन को लेके, या सप्लाई चेन किस तरह से मेंटेन रहे इसको लेके, एमएसएमई को किस तरह से मदद किया जाए, माइग्रेंट लेबरर को किस तरह से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, इन सब इशूज को लेके मतभेद है राज्यों में, राज्य सरकारों में, केंद्र सरकार में, जिला एडमिनिस्ट्रेशन में और राज्य सरकार में। तो राहुल गांधी ने ये इसी बात को जोर दे के कहा कि ये जो महामारी है इसको लड़ने के लिए ज़रूरी है कि पूरा देश एक यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक पॉलिसी के तहत काम करे और एक यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड टीम के रूप में इस महामारी से लड़ा जाए, चाहे वो आर्थिक महामारी हो या कोरोना की महामारी हो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिला स्तर पर जो डीएम है, राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भरोसे में लेके आगे की रणनीति बनाई जाए और आगे कोई फैसले किए जाए जिससे कि सब लोग आम सहमति से और होल हार्टेडली उसको लागू करें।
बिल्कुल। आलोक रंजन जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि चलिए यहाँ विपक्ष तो हैं राहुल गांधी, लेकिन जो जो मुद्दे उठाए जा रहे थे शुरुआत से ही, वो अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। चाहे वो एमएसएमई का मुद्दा हो या फिर मजदूरों का मुद्दा हो, ये धीरे धीरे दिख रहा है। और अब धीरे धीरे सब अर्थव्यवस्था पे भी बात करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना की तो बात है ही, नकारात्मक इतना ज्यादा लोगों के अंदर घर कर गई है कि अब लोग सोच ही नहीं पा रहे। लेकिन अब स्थितियां और गंभीर हो रही है, जिसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जहां तक इस समय सभी लोगों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी हो, सभी अधिकारियों को और प्रशासन को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके ही काम करना पड़ेगा। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि ये अब जो आगे की स्थिति आ रही है, इसमें बिल्कुल जिलाधिकारी जो है, एक एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग समस्या है, तो अलग अलग समस्या के हिसाब से क्या उनको खोलना है, क्या कब खोलना है, क्या नहीं खोलना है, क्या प्रतिबंध लगाने हैं, क्या नहीं, तो उस पर काफी हद तक डिसेंट्रलाइज करके जिलाधिकारियों के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो लखनऊ की स्थिति है वो शायद फतेहपुर की नहीं है, वो शायद बांदा की नहीं है, जैसे है, तो उस हिसाब से सोच के अलग अलग जिलाधिकारी अपनी स्थिति को सबसे बेहतर जानता है। और जो एपिडेमिक एक्ट है 1897 में, तो वो अधिकृत भी है सब निर्णय लेने के लिए, तो उसके हिसाब से वो निर्णय लेकर अपने अपने वहां पे सुलझाए। अब इसमें आगे बढ़ते हुए जो बात कही गई कि अब इकोनॉमिक पैकेज भी मेरे ख्याल अब आना चाहिए, बात हुई है, शासन से सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार जल्दी इकोनॉमिक पैकेज देने वाला है। हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्दी आ जाए और काफी अच्छा पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज उद्योग जो है वो जिस तरीके से चलने चाहिए नहीं चल पाएंगे। विशेष तौर पर जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, विशेष तौर पर जो हमारे मजदूर के या जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनकी समस्या है, जिनको शायद डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर हम लोग को देना पड़ेगा। मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री को हमें इंटरेस्ट माफी करनी पड़ेगी, हमें उन्हें वर्किंग कैपिटल भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, और तमाम तरीके से ये देखना पड़ेगा कि वो मार्केट में खड़े रह सकें। तो एक बड़ा ही व्यापक आर्थिक पैकेज की इस समय आवश्यकता है, जिससे सब लोग बात कर रहे हैं। आज मैंने उनका पढ़ा था, अरविंद सुब्रमण्यम इकोनॉमिक एडवाइजर जी का, जो कह रहे थे कि हम बहुत बड़ा पैकेज शायद न दे पाए, क्योंकि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो उतना नहीं है जितना कि अमेरिका या इंग्लैंड का है। हो सकता है, क्योंकि फिस्कल स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि आखिर कितनी धनराशि है, कितनी नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ ये समय ऐसा है कि अधिक से अधिक मदद जो है एक फिस्कल पैकेज के रूप में करनी पड़ेगी। और जैसे कि आर्थिक विशेषज्ञ कहते ही हैं, और जो केन्स की थ्योरी भी है, इस समय डिमांड जनरेट कराने की आवश्यकता है। और डिमांड तभी जनरेट होगी जब पब्लिक सेक्टर में भी एक्सपेंडिचर होगा और वैसे भी लोगों के हाथ में पैसा होगा जिसको वो खर्च करें, तभी एक डिमांड बनेगी। और डिमांड बनेगी तो इकोनॉमी अपने आप जो है एक चलने लग जाएगी और आगे बढ़ने लग जाएगी। ये स्थिति लाने की बहुत आवश्यकता है कि रिसेशन में न चले जाए इकोनॉमी, पर तेजी से आगे बढ़े। और ये ग्रोथ रेट तो नीचे जाएगी 21 में, लेकिन कम से कम उतनी नीचे ना जाए जितना लोग कह रहे हैं कि 0% होगा या माइनस होगा। और दूसरा ये है कि अगले साल कम से कम बहुत जल्दी हम लोग इसमें बाउंस बैक कर लें या रिवर्स कर लें एक अच्छी ग्रोथ रेट की तरह। जी, ओपी सिंह जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात ये भी कही कि मुझे स्ट्रॉन्ग कलेक्टर, स्ट्रॉन्ग डीएम, ऐसे मिलकर एक रणनीति बनानी होगी, ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक टीम बनाकर काम करे। देखिए, मैं उनके टिप्पणी पर तो नहीं प्रतिक्रिया अपनी जाहिर कर सकता हूं, क्योंकि उनका एक पॉलिटिशियन का व्यू पॉइंट है। बट एज ए फॉर्मर पुलिस ऑफिसर मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत सरकार ने और फॉर दैट मैटर हमारी पूरे देश ने बहुत ही क्विक रिस्पांस दिया है। और जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबों का हमने ऑप्टिमाइजेशन किया है, उनका यूज किया है। और जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, हर एक राज्य ने ग्रासरूट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन के अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं और उस पर हो रहा है। सप्लाई चेन की बात हो, एमएसएमई इंडस्ट्रीज की बात हो, फ्रंट लाइन में काम करने वाले वैरियर्स की बात हो, वो हेल्थ वर्कर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, सबने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे समय में ये जरूरी है कि हम एक नेशनल लेवल पे इस कोरोना के युद्ध को लड़ें। ये जरूर है कि हमारा देश एक फेडरल देश है जिसमें राज्यों की अपनी एक भूमिका होती है, लेकिन जब ये शुरुआती दौर पर आया था तो एक नेशनल गाइडलाइंस की जरूरत पड़ी, एक नेशनल डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की बात कही। उन्होंने पहले जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद 24 तारीख की रात से या 25 तारीख की सुबह से उन्होंने एक नेशनल लॉकडाउन की स्थिति की। और आज हम लगभग देख रहे हैं कि
करीब 4 बिलियन से भी ज्यादा हमारे लोग हैं पूरे विश्व में, न केवल भारत में, वो सब किसी न किसी फॉर्म में लॉकडाउन में है। तो ये जो नेचर है पैंडेमिक का, वो पैंडेमिक का नेचर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, और इस अनप्रिडिक्टेबल नेचर में ये कहना कि हमारा रिस्पॉन्स का कोई फॉर्मेट हो, ये बड़ा मुश्किल है। इस तरह का कोई रिस्पॉन्स हमने पहले नहीं देखा था। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसके बाद से हमारा कोई नहीं, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो हमारे पास कोई पास्ट ऑपरेशनल टेम्पलेट नहीं है। लेकिन जहां तक संभव हो सका, नेशनल गवर्नमेंट ने और जितने भी स्टेट हैं उन लोगों ने भी अपनी लीडरशिप को दिखाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, केरला हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी भरपूर चीजों का वो किया। ये बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखाने की जरूरत है, और ये इफेक्टिवनेस सभी चीजों में और खासकर इम्प्लीमेंटेशन में, ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी रहती है कि ग्रास रूट लेवल पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वहां पे कोई लीकेज नहीं होना चाहिए खाद्यान्न की, किसी भी चीज की। तो इस प्रकार का लीकेज अगर होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे गरीबों पर पड़ेगा, हमारे मजदूरों पर पड़ेगा। लेकिन सर यही पर दिक्कत आ रही है, जैसे अगर आप बात करें, अब हम लूप होल की यहाँ पर बात कर सकते हैं, अगर ये देखें कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया, फिर वो जो सप्लाई चेन टूट रही है, क्योंकि जहाँ से अगर कोई भी चीज़ सप्लाई हो रही है वो रेड जोन में आके वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। अगर हम दुकानों की बात करें, कोई दुकानों को खोलने की बात होती है, दूसरे दिन उसे चेंज कर दिया जा रहा है। मजदूरों की बात की जा रही है, कभी उन्हें लाया जा रहा है, कभी उन्हें रोका जा रहा है। ये जो इतनी बार बार इतने चेंजेस हो रहे हैं, इससे तो आम जनता भी परेशान हो रही है, और जाहिर सी बात है जो अधिकारी होंगे वो भी परेशान हो रहे होंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। किससे ये प्रश्न पूछा जा जी रहा सर, है? आपसे। देखिए, जहां तक इन सब चीजों का प्रश्न है, मैं संभवतः इस बात को कह सकता हूं कि भारत सरकार ने और साथ ही साथ विभिन्न राज्य सरकारों ने भी जितने भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं सबको एक्टिवेट किया है। रेलवेज हो, विदेशों से आने वाले यात्री हो, या माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लॉकडाउन में अब तक 6 लाख से अधिक लोगों को वहां, माइग्रेंट वर्कर्स को वहां बुलाया है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, फूड पैकेजेस दिए जा रहे हैं। अभी तक 60 ट्रेन यूपी में आ चुके हैं, 40 ऐसे स्टेशन है जहां पे ट्रेन के आने की व्यवस्था की गई है। एक दिन में लगभग 30,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। 10,000 बसेस जो हैं वो स्टैंड बाई में हैं, उनको तैयार रखा जा रहा है कि किसी भी डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। टेस्टिंग की क्षमता जो है वो बढ़ाई जा रही है। पेशेंट के केस स्टडीज को भी बढ़ाने का निर्देश दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है सैनिटाइजेशन कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि लोकल लेवल पे जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं वो स्पष्ट हैं। ये बात सही है कि भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस हैं, राज्य सरकार के जो गाइडलाइंस हैं वो पूरे राज्य के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन साथ ही साथ लोकल कंडीशंस को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो भी प्रोविजंस रखा हो, रेड जोन्स में कितनी शॉप्स खुलेंगी, किस प्रकार की शॉप्स खुलेंगी, कौन कंटेनमेंट जोन से आगे रहेगा, आइसोलेशन सेंटर्स में क्या होंगे, ये सारी व्यवस्था जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का दायित्व है। तो मैं नहीं समझता कि भारत सरकार और राज्य सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जाए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक चीज को पॉइंट आउट करे। ये मैं समझता हूं कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इस हद तक जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बात हो रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके लिए उत्तरदायी है। जैसा कि आलोक रंजन साहब ने कहा कि डीएम लखनऊ जो है वो उनका सिचुएशन दूसरा है। बांदा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने ढंग से वो देखेंगे, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन हो, चाहे वो कंटेनमेंट हो, हॉटस्पॉट्स हो, लेकिन सारी व्यवस्था जो है लोकल कंडीशंस के आधार पे देखी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि व्यवस्था जो है की जा रही है, थोड़ी बहुत गलतियां इधर उधर हो सकती हैं, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है, मैं समझता हूं उसमें विकेंद्रीकरण के साथ साथ उत्तरदायित्व के रूप में किया जा रहा है। जी वासिम जी, इस पर आपकी राय? नहीं, मैं थोड़ा सा अलग मेरी राय है। जिस तरह से आलोक जी बोल रहे थे कि जिलाधिकारियों को अलग अलग ज़िले के हिसाब से उनको मैंडेट मिलना चाहिए, मैं उनकी राय से इत्तेफाक रखता हूं। और मैं उदाहरण के तौर पर एक जो आरोग्य ऐप है उसकी चर्चा करना चाहता हूं। आरोग्य ऐप को लेके भारत सरकार की एक गाइडलाइन है
और उस गाइडलाइन को पूरे देश में जिला स्तर पर लागू कर दिया गया है, बगैर इस बात का विचार किए कि जिस मोटिव से, जिस पर्पस से उस ऐप को बनाया गया है और जो डेटा उसमें आना चाहिए वो डेटा आ रहा है कि नहीं, लेकिन वो मैंडेटरी कर दिया गया है हर सिटीजन के लिए। तमाम जिलों के जिलाधिकारियों ने आर्डर जारी करके एक निर्देशित कर दिया है पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को कि अगर कोई नागरिक बगैर आरोग्य ऐप डाउनलोड किए अपने मोबाइल में सड़क पर दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसको आर्थिक दंड दिया जाए, उसको जेल भेजा जाए। अब आप बताइए ये कहाँ से व्यवहारिक है? पहली बात तो ये कि भारत जैसे देश में आपने ये कैसे मान लिया कि इस देश का हर नागरिक एंड्रॉयड फ़ोन खरीद के जेब में लेके घूमता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक फ़ोन भी नहीं है, या जो फ़ोन है वो मामूली फ़ोन है जिससे वो खाली बातचीत कर सकते हैं, तो वो एंड्रॉयड फ़ोन अगर नहीं है तो आरोग्य ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। दूसरा, जिस आरोग्य ऐप की बात कही जा रही है, जो उन लोगों ने डाउनलोड किया है उसमें वो परफेक्ट नहीं है, उसमें डेटा अपडेट नहीं है, उसमें जो चीज़ पता लगाने के लिए उस ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया है वो जानकारी नहीं आ रही है। और तीसरा, उसको लेके एक अलग कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि उसका जो सेंसिटिव डेटा है वो फुल प्रूफ नहीं है, वो डेटा की चोरी हो सकती है। तो जहाँ इस तरह के आधे अधूरे काम हो रहे हैं, जहाँ इस तरह के अपने ही आदेशों का कॉन्ट्राडिक्टरी आर्डर जारी हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल से, और कहा जा रहा है कि इसको जिले लेवल तक लागू कर दीजिए, तो एक तो हर व्यक्ति पिछले 1.5 से 2 महीने के भी हो गए वो अपने अपने घरों में कैद है, 10 तरह की मुश्किलें झेल रहा है, वैसे ही उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। तमाम तरह के डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें आ रही हैं, ह्यूमन राइट कमीशन से लेके और वीमेन कमीशन तक लाखों की तादाद में कंप्लेंट्स दर्ज हुए हैं पूरे देश में। वहाँ दूसरी तरफ आप एक के बाद एक ऐसा सर्कुलर निकाल रहे हैं जिससे कि आम आदमी का जो जीवन है और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, बजाय कि उसको आप हीलिंग बाम दें या इस तरह का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, आप उसकी लाइफ और मिजरेबल बनाते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने आज जो बोला है, मैं कहीं से राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो राहुल गांधी ने इशूज उठाए हैं वो बहुत रीजनेबल है। राहुल ने कहा है कि इस बीमारी से 90 से 95% लोग ऐसे हैं जिनको कि खतरा नहीं है, और जो संक्रमित हो भी रहे हैं उसमें से रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। मुश्किल से 1% लोग हैं जो कि पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके जान को खतरा है। तो आप 90 से 98% लोगों को के मन में इतना फियर क्यों क्रिएट कर दे रहे हैं कि वो अपने घर से निकलने में घबरा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलने में, एक साथ में बैठ के खाना खाने में घबरा रहे हैं। जब आपके पास कोई इलाज नहीं है तो उनके अंदर ये निगेटिविटी और आप क्यों भर रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी जो सर्कुलर्स आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा जो मेजर इशू आ रहा है जिसकी तरफ के आलोक जी ने भी इशारा किया कि आप जो जोन का निर्धारण कर रहे हैं ये जिला अधिकारियों के उससे करिए, सुझाव को ध्यान में रख के जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाइए और तब आप जोन का निर्धारण करिए, न कि दिल्ली में बैठे हुए आप जोन बना दे रहे हैं और डीएम्स को कह रहे हैं कि अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। नतीजा ये हो रहा है कि लोकल लेवल पर जहाँ के रेड जोन होना चाहिए वहाँ ग्रीन जोन हो जा रहा है, जहाँ ग्रीन जोन होना चाहिए वहाँ ऑरेंज जोन हो जा रहा है, और नतीजा ये है कि जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो रही है। सरकार करिए एमएसएमई से कि आप फैक्ट्रीज खोलिए, फैक्ट्री इसलिए नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि लोकल लेवल पर वो रेड जोन में है। तो ये जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, ऑपरेशनल दिक्कतें आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं कि आप डीएम्स को, चीफ मिनिस्टर्स को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए सेंट्रलाइज तरीके से आप इस तरह के सर्कुलर्स जारी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सर्कुलर जारी करने के पहले एक तो जनता के मन स्थिति को भी समझिए, जनता के जो लाइफ है, जो सिटीजन्स के राइट हैं उसको भी समझिए, और साथ में उसके व्यवहारिक पक्ष को भी समझिए, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आलोक रंजन जी। जी हाँ, नहीं, जैसा वासिन जी ने कहा मैं उनसे सहमत हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ जैसे भारत सरकार गाइडलाइंस को ले डाउन करना ही चाहिए, ठीक बात है, गाइडलाइंस उनको देनी चाहिए, उनके पास बेहतर अनुभव और विशेषज्ञ रहते हैं, लेकिन फिर प्रदेश सरकार इसको देखे
और प्रदेश सरकार अपने स्तर से इनको फिर जिलाधिकारियों को निर्देश देना चाहिए और अंत में जिलाधिकारियों को ये जरूर पावर होनी चाहिए कि अपने स्तर से डिसाइड करें कि कैसे स्थिति को मैनेज करें। जैसे कि एक किसी जिले को ये रेड जोन कह देते हैं, जैसे लखनऊ ये रेड जोन है, लेकिन लखनऊ के अंदर भी काफी एरिया ऐसा है जो कि हॉटस्पॉट है, वहाँ वो तो बिल्कुल ऐसा है, वहाँ पाबंदी रखनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सा ऐसा एरिया है लखनऊ का जनपद में जहाँ पे कोई केस नहीं हुआ है, उसको ज्यादा वहाँ पे कुछ छूट दी जा सकती है। तो इस प्रकार जो है करना पड़ेगा कि कुछ सप्लाई चेन भी चले, कुछ बिजनेस भी शुरू हो, कुछ दफ्तर खुले, कुछ वो हो। तो इसलिए ये आवश्यक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसमें कार्रवाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जानी चाहिए और समन्वय तो जरूर होना चाहिए सबके बीच में आपस में, ये बहुत आवश्यक है। और यहाँ एक आज आवश्यकता ये हो गई है कि कोरोना से तो लड़ना है ही, इसको कंटेनमेंट करना है, सब करना है, पर लाइवलीहुड वाले इशू पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मजदूर लौट के आ रहे हैं, सब बेरोजगार हैं इस समय, उनको बेरोजगारी से रोजगार देने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कही है, सबने कहा है, तो उसको कैसे बेरोजगारी से बेरोजगार दूर किया जाएगा, कहाँ रोजगार दिया जाएगा, उद्योग चलने पड़ेंगे या और बिजनेस चलनी पड़ेगी, कैसे चलेगी, किसान कैसे मंडी पे आ रहा है, कैसे अपनी चीजों को बेच रहा है, नहीं बेच पा रहा है या बेच पा रहा है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो अब धीरे धीरे पूरी तरीके से शुरू होनी पड़ेंगी। जब वो साइकिल शुरू होगी तभी जो है वो अपने आप में समस्या अपने आप में निदान होना शुरू होगा, अन्यथा रोज आपकी समस्या आएगी कि साहब वहाँ खाना नहीं मिला लोगों को, या वो मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं, या वो बेरोजगारी में पड़े हुए हैं, या वहाँ पर उनका गुस्सा फूट रहा है, इस टाइप की बातें जो है सुनाई पड़ने को मिलती हैं। इसलिए अब आर्थिक गतिविधियों के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितनी जल्दी इनको सामान्य किया जाए और उसके लिए असिस्टेंस या पैकेज भी दिया जाना आवश्यक है और लोकल लेवल पर भी देखना है कि किस तरीके से सहूलियतें दी जाएं और जो बजट हमारे पास ऑलरेडी है स्टेट गवर्नमेंट के पास या जिले लेवल पे बजट अवेलेबल है या जो भी है, उसको किस तरीके से उपयोग करें या प्रयोग करें कि इन लोगों की मदद अधिक से अधिक जो है वो किया जाए। जी ओपी सिंह जी, एक और सवाल ये भी है कि अभी अब 17 तारीख तक उसके बाद की स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी जून और जुलाई का जो मंथ है वो थोड़ा और क्रूशियल रहने वाला है और ऐसे में अब ये लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं, जो रियायतें अभी दी जा रही है उस हिसाब से क्या लगता है कि अब लोगों को सहूलियतें मिलेंगी या फिर इसी तरीके से परेशानी आगे भी झेल सकते हैं कोरोना को हटा के अगर बात करें तो? देखिए, ये जब हम लोगों ने नेशनल लॉकडाउन की बात की थी उस समय एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था और मैं इस चीज को मानता हूं कि यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात अगर नहीं की होती तो संभवतः हमारे जो केसेस थे, एक्टिव केसेस थे, वो और भी हो गए होते और ये हमारा नेशनल लॉकडाउन के कारण ही हमने इसको बहुत स्प्रेड को हमने रोकने की कोशिश की। आज हम थर्ड राउंड में हैं, भले हम उसको क्रिटिसाइज करें, उसकी आलोचना करें, लेकिन फैक्ट ये है कि हमने बहुत जल्दी ही इस चीज को माप लिया, इस चीज को भापा और हम लोगों ने लॉकडाउन की प्रक्रिया को शुरू किया। अब प्रश्न ये उठता है कि जिंदगी तो बच रही है लेकिन लाइवलीहुड को भी बचाया जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू किया जाए। हमारा ये थर्ड लॉकडाउन जो है वो 17 मई को खत्म हो रहा है। बहुत मूल प्रश्न है कि 17 तारीख के बाद की क्या स्थिति होगी। ये हम सभी जानते हैं कि कोरोना की स्थिति अभी और बढ़ने वाली है। जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं केसेस, उस तरह और भी केसेस बढ़ेंगे और एम्स के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू है कि जून और जुलाई में ये पीक पर जाएगा। दैट मीन्स की केसेस और भी बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने अन्य देशों की अपेक्षा हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर हम डेथ रेट, मोर्टालिटी रेट देखें या ग्रोथ रेट देखें या नंबर ऑफ केसेस देखें तो हम समझते हैं कि विश्व में हम सबसे अच्छे हैं। खैर, भगवान की कृपा है कि हम लोगों ने इसको कंटेन करके रखा है, स्प्रेड को उतना एक्सपोनेंशियल वे में हमने नहीं बढ़ने दिया है। लेकिन इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते कि जब माइग्रेंट लेबरर्स का मूवमेंट हो रहा है, इंटर स्टेट मूवमेंट्स अब और बढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम खोलने की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन पे रिलैक्सेशन देने की बात कर रहे हैं, इन सारी तत्वों से ये निश्चित है कि केसेस और बढ़ेंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हमें उसके साथ ही जीना होगा और उसके साथ ही मरना होगा। हमें उन केसेस को भी देखना होगा पॉजिटिव तरीके से। तो मैं समझता हूं कि हमें उसमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो हम अपने हेल्थ प्रोफाइल के माध्यम से, अपनी अच्छी आदतों के माध्यम से, जैसे वॉश करके हैंड्स को हम रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इन सब चीजों का अगर हम पालन करते रहें तो हम इसका सामना बहुत ही पॉजिटिव वे से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि 17 तारीख के बाद ये सरकार के ऊपर निर्णय छोड़ दिया जाए कि वो क्या करती है। बट मेरा अपना विचार है कि रिलैक्सेशन जो है वो होंगे और ये बात से मैं सहमत हूं कि
रेड जोन की जो परिभाषा दी गई है वो थोड़ी कष्टदायक है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां केसेस, जैसे किसी एक राज्य ने कहा कि उस डिस्ट्रिक्ट में अगर 40 गांव हैं और उन 40 गांव में केवल एक गांव ऐसा है जहां 40 या 50 केसेस हैं, बाकी 39 गांव जो है वो फ्री हैं, तो मैं समझता हूं कि सभी को रेड जोन में परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। हमें कंटोनमेंट जोन और हॉटस्पॉट्स को बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि हमारी इन्फोर्समेंट क्षमता भी वो बहुत कम है। अब पुलिस फोर्स को भी इस बात को देखना है कि कैसे इफेक्टिवली हम कम से कम स्थान को, कम से कम क्षेत्र को, कंटेनमेंट जोन को हम बांध के रखें। तो मैं समझता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन डिक्लेयर करना, ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है, तभी हम इस पर और सार्थक तरीके से लड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति होती है सरकार की। बहरहाल अभी धीरे धीरे थोड़ी सी रियायत दी जा रही है, लेकिन जो लगातार सर्कुलर आ रहे हैं उस पर भी सरकार को विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान हो रही है। फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।